नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम, दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, विज्ञान और अध्यात्म। हाँ, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर लोग सोचते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं जी, या शायद एक दूसरे के खिलाफ भी। बिल्कुल। और इसी पर महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 की अंग्रेजी किताब का चैप्टर 2.5 फोकस करता है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को सामने लाता है। सही, ये चैप्टर असल में सृजन पाल सिंह की किताब है, व्हाट कैन आई गिव, उसी का एक हिस्सा है। और कलाम साहब का नजरिया, जैसा आपने कहा, थोड़ा अलग था। हाँ, वो खुद इतने बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन मानते थे कि विज्ञान और आस्था, मतलब धर्म या अध्यात्म, ये दोनों साथ चल सकते हैं। सिर्फ चल नहीं सकते, बल्कि मानवता की भलाई के लिए साथ काम करना चाहिए। एग्जैक्टली, यही उनका मानना था। तो आज हम इसी अध्याय को, मतलब इसके जरिए डॉक्टर कलाम के विचारों को समझेंगे, उनके अनुभव और हाँ, वो बातें भी जो शायद परीक्षा के लिए जरूरी हो। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जो पहला हिस्सा है, वो इसी आम सोच से शुरू होता है कि भाई विज्ञान वाले अलग, धर्म वाले अलग। अक्सर टकराव होता है। हाँ, ये कॉमन परसेप्शन है, लेकिन डॉक्टर कलाम वो इस टकराव से आगे देखते थे। उनका कहना था कि विज्ञान हमें फोकस देता है। फोकस मतलब? किसी प्रॉब्लम पर ध्यान लगाना, सच खोजना, नई चीजें बनाना, आविष्कार करना, ये विज्ञान की ताकत है। अच्छा, और अध्यात्म? अध्यात्म या आस्था वो हमें परिप्रेक्ष्य देती है, एक बड़ा नजरिया कि जो हम बना रहे हैं, खोज रहे हैं, उसका समाज के लिए क्या मतलब है, सही इस्तेमाल कैसे हो। हो, तो एक तरह से जैसे विज्ञान गाड़ी की स्पीड है और आस्था स्टीयरिंग व्हील, जो दिशा बताती है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा एनालॉजी है ये। कलाम साहब के शब्दों में कहें तो मानव भलाई के लिए विज्ञान और आस्था का सह-अस्तित्व जरूरी है। उनका मानना था कि दोनों जब अपनी अपनी भूमिका सही से निभाते हैं तो ही इंसानियत का भला होता है। और ये जो बैलेंस वाली बात है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए, मतलब परीक्षा के लिहाज से एक जरूरी पॉइंट हो सकता है। ये संतुलन वाली बात। हाँ, और दिलचस्प यह है कि उनकी अपनी जिंदगी इसका सबूत थी। बिल्कुल। उनके पिता मस्जिद के इमाम थे, लेकिन उनके सबसे पक्के दोस्त कौन थे? हाँ, रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्रीगल। और फादर बॉडल, जिन्होंने वहां पहला चर्च बनवाया था। कमाल है। मतलब 3 अलग अलग धर्मों के लोग। और वो तीनों अक्सर मिलते थे, अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, साथ बैठकर इलाके की जो भी समस्याएं होती थीं, उन पर बात करते थे, हल सोचते थे। ये छोटी सी कहानी आज के टाइम में कितनी बड़ी बात लगती है। बहुत बड़ी। सांप्रदायिक सौहार्द जिसे कहते हैं, अलग अलग कल्चर, धर्मों के बीच बातचीत कितनी जरूरी है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और कलाम साहब हमेशा कहते थे कि उनमें जो विनम्रता थी वो उनके पिता से आई। हाँ, उनके पिता ने सिखाया कि सादगी और दिव्यता ये साथ साथ चलते हैं। चाहे पिता एक नाविक हो या बेटा देश का राष्ट्रपति बन जाए, वैल्यूज वही रहें। सही। उनका मानना था कि आध्यात्मिक जीवन आपको मुश्किलों से, दुख से, असफलता से ऊपर उठने की ताकत देता है। ये जो वैल्यू सिस्टम वाली बात है, सादगी, विनम्रता, स्पिरिचुअलिटी, ये भी शायद कैरेक्टर स्केच जैसे सवालों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो ये तो हुई उनके बचपन और शुरुआती सोच की बात। अब कहानी आगे बढ़ती है आईएसआरओ के उन शुरुआती दिनों में। ये चैप्टर का दूसरा भाग है। हाँ, और इसमें एक बहुत ही यादगार घटना का जिक्र है। 1960s की बात है ये। आईएसआरओ तब बिल्कुल नया था। हाँ, और उन्हें अपनी स्पेस रिसर्च फैसिलिटी के लिए जमीन चाहिए थी, केरल में थुम्बा नाम की जगह पर। थुम्बा ही क्यों? क्योंकि वो जगह पृथ्वी की मैग्नेटिक इक्वेटर, मतलब भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत पास थी, जो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए वैज्ञानिक तौर पर बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, थोड़ा सिंपल शब्दों में। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी काल्पनिक बेल्ट है जहां पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड रॉकेट लॉन्च के लिए, मतलब कुछ खास तरह के शोध के लिए बहुत मुफीद होता है। तो साइंटिफिकली थुम्बा बेस्ट था। ओके, लेकिन प्रॉब्लम थी। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि वो जमीन मछुआरों की बस्ती थी। वहां एक पुराना चर्च था, सेंट मैरी मैगडलीन, बिशप का घर था, एक स्कूल भी था। ओ, तो इतने सारे लोगों को हटाना, और वो भी एक चर्च को, ये तो बहुत मुश्किल लगा होगा सरकार को। नामुमकिन जैसा लग रहा था। लेकिन प्रोफेसर विक्रम साराभाई, जो इस प्रोजेक्ट के हेड थे, वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तय किया कि वो सीधे उस इलाके के बिशप,
रेवरेंड पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलेंगे। शायद वही कुछ मदद कर सके। तो सारा भाई और कलाम साहब दोनों गए बिशप से मिलने? हाँ, दोनों गए। शनिवार शाम को मिले। अब जाहिर है बिशप परेरा की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। उन्होंने कहा, ओ विक्रम, तुम मेरे बच्चों का घर मांग रहे हो। मेरा घर, भगवान का घर, ये कैसे मुमकिन है? स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने बात खत्म नहीं की। उन्होंने सारा भाई को अगले संडे चर्च आने को कहा। अच्छा। हाँ, और अगले रविवार चर्च में प्रेयर सर्विस के बाद रेवरेंड परेरा ने सब लोगों को संबोधित किया। उन्होंने प्रोफेसर सारा भाई का परिचय कराया। और फिर उन्होंने जो कहा वो कमाल था। उन्होंने पहले तो विज्ञान की तारीफ की, कैसे विज्ञान ने घरों में रोशनी दी, कम्युनिकेशन आसान किया, जैसे वो माइक जैसे वो बोल रहे थे, कैसे बीमारियों के इलाज में मदद की, जीवन को आरामदायक बनाया। मतलब उन्होंने साइंस के फायदे गिनाए। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपनी भूमिका एक प्रीस्ट के तौर पर आत्मा की शांति खोजना और सारा भाई की भूमिका एक साइंटिस्ट के तौर पर इंसानी जिंदगी बेहतर बनाना, इन दोनों को जोड़ा। अच्छा। उन्होंने कहा कि दोनों ही, विज्ञान भी और अध्यात्म भी, ईश्वर से इंसान की भलाई का आशीर्वाद मांगते हैं, तन की भलाई भी और मन की भलाई भी। अरे वाह, ये तो फिर वही बात आ गई, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने सीधे लोगों से पूछा, वहां जो जमात थी उनसे पूछा, क्या हम इतने महान वैज्ञानिक काम के लिए, इतने बड़े मिशन के लिए भगवान का घर, अपना घर छोड़ सकते हैं? और लोगों का क्या रिएक्शन था? पहले तो एकदम सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर पूरी भीड़ ने एक साथ एक आवाज में कहा, आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो? हाँ, पूरा चर्च गूंज उठा। ये दिखाता है कि एक साझा मकसद के लिए, एक नेक नियत के लिए पूरा समुदाय कैसे एक साथ आ सकता है। ये तो वाकई अद्भुत किस्सा है ना? ये दिखाता है कि सही कम्युनिकेशन, विश्वास और एक बड़े लक्ष्य के लिए लोग कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। बेशक बाद में उन मछुआरों के लिए, चर्च के लिए दूसरी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन ये घटना लीडरशिप, कम्युनिटी और विज्ञान और आस्था के साथ आने का एक पावरफुल सिंबल है। परीक्षा के लिए भी ये बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रैक्टिकल उदाहरण। सही। तो थुम्बा की इस घटना के कई सालों बाद अब चैप्टर हमें ले जाता है 1980 में, तीसरा भाग। हाँ, अब आईएसआरओ काफी आगे बढ़ चुका था। प्रोफेसर सतीश धवन डायरेक्टर थे। डॉक्टर कलाम भी अपना पहला सफल प्रक्षेपण SLV-3 कर चुके थे। अच्छा, तो इस भाग में क्या है? इसमें एक और गहरी बातचीत का जिक्र है। डॉक्टर कलाम ने एक बार प्रोफेसर धवन से पूछा। प्रोफेसर धवन के पास कई मास्टर्स डिग्रियां थी, पर शायद PhD कम। हाँ। क्या पूछा? कलाम साहब ने पूछा कि कोई एकेडमिक रूप से इतना काबिल कैसे बनता है? क्या सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लेना काफी है? इंटरेस्टिंग सवाल है। और प्रोफेसर धवन का जवाब वो और भी गहरा था। उन्होंने कहा कि एकेडमिक काबिलियत सिर्फ डिग्री से नहीं आती, ये एक आईने की तरह है। आईना? हाँ, आईना। अगर आईने पर धूल जमी हो तो क्या आप उसमें अपना चेहरा साफ देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस, प्रोफेसर धवन ने कहा, वो धूल है हमारी आत्मा की अशुद्धियां, जैसे अहंकार, लालच, बेईमानी। ये धूल हटती है जब हम एक शुद्ध नैतिक जीवन जीते हैं, जब हम मानवता की सेवा करते हैं, तब आत्मा साफ होती है और ईश्वर की जो प्रतिभा है वो हमारे जरिए चमकती है। मतलब असली ज्ञान या काबिलियत सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और सेवा भाव से आती है। वाह। ये जो रूपक है ना, धूल भरा आईना, ये अकादमिक प्रतिभा बनाम आंतरिक पवित्रता को समझने के लिए, मतलब परीक्षा में इस पर कोई सवाल बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। बिल्कुल। और ये बात कलाम साहब को बाद में और गहराई से महसूस हुई। हाँ, 2009 में जब उन्हें IIM अहमदाबाद में मानद उपाधि मिली, तब उन्होंने सोचा कि ये डिग्री, ये गोल्ड मेडल, इनका असली उपयोग समाज को बदलने में है। उन्हें धवन साहब की बात याद आई। उन्हें लगा कि ज्ञान तो असीम है, हम हमेशा दूसरों से सीखते हैं। इसी दौरान उनकी एक और मुलाकात हुई जिसने उन पर गहरा असर डाला। हाँ, अप्रैल 2009 में ही वो कर्नाटक के तुमकुर में श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी के 102वें जन्मदिन पर गए थे। 102 साल? हाँ, और महास्वामी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने हजारों गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, रहने, खाने का इंतजाम किया था अपने आश्रम में। ये तो बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। लेकिन कलाम साहब जिस चीज से सबसे ज्यादा हैरान हुए वो ये थी कि 102 साल की उम्र में भी महास्वामी जी बिना किसी सहारे के एकदम सीधे खड़े थे, पूरी तरह अलर्ट। सच में? 102 की उम्र में ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल कलाम साहब के मन में आया। उन्होंने गूगल भी किया,
पता चला कि 1 लाख में से सिर्फ 4 लोग 100 साल की उम्र पार करते हैं। तो महास्वामी जी इतने फिट, इतने एक्टिव कैसे थे? क्या खाया पिया, क्या लाइफस्टाइल या जेनेटिक्स? क्या वजह मिली? उन्होंने बहुत सोचा। उन्हें अपने पुराने अनुभव याद आए। प्रमुख स्वामी जी से सीखा अच्छाई का सिद्धांत, प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश के नैतिक जीवन वाले शब्द, फादर परेरा और साराभाई की निस्वार्थ सेवा, स्वामी शिवानंद की शांति। हाँ। और फिर घूम फिर कर बात वहीं आ गई, अपने पिता की सिखाई सादगी और देने का भाव। देने का भाव। हाँ, तब उन्हें महास्वामी जी की शक्ति का राज समझ आया। वो राज एक सवाल में छिपा था। किस सवाल में? मैं क्या दे सकता हूँ? What can I give? ओह, तो ये था राज। यही महास्वामी जी के जीवन का, उनके काम का मूल मंत्र था। वो लगातार दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, भोजन दे रहे थे, सहारा दे रहे थे। कलाम साहब को लगा कि यही देने का भाव इंसान को असली ताकत देता है। उदारता से शक्ति आती है। जेनरोसिटी फॉस्टर्स पावर। चैप्टर में भी लिखा है कि एक सुखी जीवन और एक शांतिपूर्ण समाज का पूरा सार इसी एक सवाल में है, मैं क्या दे सकता हूँ। बिल्कुल। और इसकी तुलना की गई है दूसरी सोच से, मैं क्या ले सकता हूँ। What can I take? हाँ, कलाम साहब ने महसूस किया कि ये जो लेने की प्रवृत्ति है ना, यही दुनिया की ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। भ्रष्टाचार, असमानता, झगड़े, ये सब कहीं ना कहीं लेने की सोच से जुड़े हैं। ये परिवारों को, समाज को, सबको कमजोर करते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय है इस सोच को बदलना, लेने की जगह देने की सोच को अपनाना। मैं क्या दे सकता हूँ, इसी सोच को डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रेरणा बनाया। और इसी से 2012 में वो व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट भी शुरू हुआ था। हाँ, जिसका मकसद था भ्रष्टाचार, पर्यावरण का नुकसान और दूसरी सामाजिक बुराइयों से लड़ना, इसी देने की भावना के साथ। चैप्टर के आखिर में भी यही कहा गया है कि हम सबको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। हाँ, मैं क्या दे सकता हूँ, और कहते हैं कि इसके जवाब हमें हैरान कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, खासकर परीक्षा के नजरिए से, तो कौन सी मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात तो यही है कि विज्ञान और अध्यात्म ये दुश्मन नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, और मानवता की भलाई के लिए मिलके काम कर सकते हैं। ये कलाम साहब का कोर बिलीफ था। बिल्कुल। दूसरी अहम बात है सांप्रदायिक सौहार्द और संवाद की ताकत, जैसे कलाम साहब के बचपन के दोस्त या फिर थुम्बा वाला किस्सा। सही। तीसरी बात, मानवीय मूल्यों का महत्व, विनम्रता, सादगी, नैतिकता, सेवा भाव। हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, ये असली ताकत का सोर्स है, जैसे प्रोफेसर धवन ने बताया या महास्वामी जी की मिसाल। और चौथी, जो शायद इस चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है, वो है देने की शक्ति। लेने की सोच को छोड़कर मैं क्या दे सकता हूँ का भाव अपनाना, यही व्यक्तिगत मजबूती और सामाजिक शांति की कुंजी है। ये सारे पॉइंट्स ना सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी हैं, बल्कि जिंदगी के लिए भी काफी मायने रखते हैं। बिल्कुल। ये चैप्टर एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस और ह्यूमन वैल्यूज साथ साथ चल सकते हैं, और चलने भी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की बातचीत अंग्रेजी के चैप्टर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पर। जैसा कि श्री जनपाल सिंह की किताब में डॉक्टर कलाम के विचारों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे विज्ञान और आस्था एक साथ आ सकते हैं और कैसे देने का भाव जीवन को एक नया अर्थ, एक नई शक्ति दे सकता है। अध्याय का अंत भी इसी सवाल के साथ होता है, मैं क्या दे सकता हूँ, और ये वादा कि जवाब हमें चौंका देंगे। हाँ, शायद एक आखिरी विचार जिसके बारे में श्रोता सोच सकते हैं, वो ये कि आज अभी हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी, वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जो देना शुरू कर सकता है। और अगर हम सब अपनी अपनी छोटी सी चीज देना शुरू करें तो उसका मिलकर क्या असर हो सकता है। ये सवाल सीधे चैप्टर के दिल से निकलता है। बहुत गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।